एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 27 में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं साउंड का। हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज स्पीड ऑफ साउंड, और उसमें हमने एको मेथड से स्पीड ऑफ साउंड को मेजर किया था। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.3 जिसकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। साथ में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉइस पोल्यूशन का, उसके अंदर म्यूज़िक एंड नॉइस क्या चीज़ होती है, फिर सेफ लेवल ऑफ नॉइस क्या होता है। एक आधा और हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, साथ में एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे अगर हो सका तो। फिल वक्त ये है, देखते कि हम मजीद आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल 11.3 जो कि है दैट वाज ऑन पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर ये गिवन है, पेज नंबर 28 पर। इसको हमने देखना है कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। फिर से वही पुरानी बात है कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आइदर वो एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, तो हमने वो 5 हेडिंग्स के साथ करना है। सबसे पहली चीज़ हमारी हेडिंग क्या बनेगी, डाटा की। बच्चों ने मुझसे बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा है कि सर रिजल्ट लिखना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल लिखना ज़रूरी है। देखिएगा आपने लास्ट जो भी सोल्यूशन किया उस सोल्यूशन का जो कंक्लूजन आया उसको आपने रिजल्ट की फॉर्म में लिखना है। डाटा में देखिएगा पहली चीज़ क्या गिवन है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे जैसे स्टेटमेंट आती जाएगी वैसे वैसे अपना डाटा कंस्ट्रक्ट करते जाइएगा। दूसरी क्वेश्चन ये है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या चीज़ होती है, आसमान पे जिसको बिजली जब चमकती है। क्या तो उस लाइटनिंग का फ्लैश जो है सीन किया गया कितनी देर बाद, 1.5 सेकेंड्स अर्लियर। 1.5 सेकेंड का मतलब क्या है, दैट इज टाइम। बड़ी सीधी सेकेंड है, इसका मतलब है क्या चीज़ गिवन हमें, टाइम ऑफ फ्लैश। उसको स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम हमें कितना गिवन है, 1.5 सेकेंड्स का। लेकिन जितना हमें टाइम की वैल्यू गिवन है, अर्लियर किससे पहले, देन द थंडर। वो जब थंडर बिजली जब कड़कती है तो उससे पहले आप एक रोर सुनाई देती है, बादलों की आवाज, गरजने की आवाज। कहता 1.5 सेकेंड पहले थंडर से ये फ्लैश ऑफ लाइटनिंग आई। हाउ फार इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज अकर्ड। कितनी दूर था वो क्लाउड जिसमें ये फ्लैश अकड़ हुआ, जहां पर ये लाइटनिंग बिजली चमकी, वो कितनी दूर था, ये आपने बताना है। उसने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन की हुई है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। लेकिन दूसरी चीज हमारी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में क्या चीज आ जाएगी, डाटा में स्पीड ऑफ साउंड, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, v के साथ। वो हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, 332 एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। देखिएगा टाइम है तो बेटा टाइम का यूनिट सेकेंड गिवन है, स्पीड है तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड गिवन है। ये हमारा डाटा। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड। सेकेंड हेडिंग मैंने बताई थी, टू फाइंड लिख लें या खाली फाइंड लिख लें। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ फार, देखिएगा यहाँ पे, हाउ फार इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज अकर्ड। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटा, हमने एक्चुअली से फाइंड आउट करके देना है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितनी दूर है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, कि क्लाउड का डिस्टेंस कितनी दूर था। लेकिन जी सिंपली हमने एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, कि वो जो बादल जिनमें बिजली गरजी थी उसका डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ। लेकिन ये हमारा हो गया टू फाइंड। टू फाइंड के बाद हेडिंग थी बेटा किस चीज़ की, फार्मूला की। फार्मूला क्या यूज़ होगा, क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए। देखिएगा 3 चीज़ें हैं, मैंने 3 ही वेरिएबल्स लिखे जिनको मैं पैरामीटर्स अक्सर कहता हूँ, उन्हीं के साथ रिलेशन देखेगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो रिलेशन हमें याद है कि एक ही बनता है, एस इज इक्वल टू क्या चीज़, वी टी का। ये हो गया बेटा हमारा फार्मूला। फार्मूला के बाद
हम सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन में हमने क्या करना है। सिंपल सोल्यूशन बड़ा आसान सा है, हमने सिंपल सी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। फार्मूला ये, इसको दोबारा से लिखते हैं जी, S इज इक्वल टू वी टी। स्पीड कितनी गिवन है, 332। ले जी स्पीड की वैल्यू आ गई कितनी, 332। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम कितना बेटा 1.5। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 332 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, गलत ना कीजिएगा जी। 332 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो सो वी गेट 498। हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा क्या चीज़, 498। डिस्टेंस था, शाबाश, डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर। यानी 498 मीटर दूर क्लाउड था जिसकी 1.5 सेकंड के बाद हमें क्या चीज़, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग दिखाई दी। ये था जी सोल्यूशन। इसी का इधर ही यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट लिख लें या कंक्लूजन लिख लें। एक बच्चे ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर हम रिजल्ट को क्या, जो हमने लास्ट पे लिखना है हम ऐसे लिख दें, या हम जो चीज़ मैंने कहा था, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है, जितनी भी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है बेटा, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, दे ऑल आर रिजल्ट। वो सारे रिजल्ट्स होते हैं, एक है तो एक है तो आपकी मर्जी, आप खाली ऐसे इक्वल टू 498 मीटर लिख दें या आप पूरा डिस्टेंस ऑफ क्लाउड लिख दें, एक ही बात है। मैं दोनों ही लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्या चीज़, क्लाउड, S इज इक्वल टू 498 मीटर। ऐसे रिजल्ट लिख दें, इन वर्ड्स के अंदर लिख दें, या खाली आपने फाइंड आउट किया था डिस्टेंस S इज इक्वल टू 498 मीटर, या ये लिख दें, ऐसे लिख दें बेटा, दोनों ही एक ही चीज़ हैं। क्लियर हो गया जी। ये होगी हमारी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 11.3, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 28 पर। ये चीज़ होगी बेटा हमारी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगी। हमने टॉपिक डिस्कस करना है क्या चीज़, नॉइस पोल्यूशन का। नॉइस पोल्यूशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओके बच्चों, देखते हैं कि नॉइस और म्यूजिक, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, व्हाट इज नॉइस एंड व्हाट इज म्यूजिक। म्यूजिक क्या चीज़ है, पहले म्यूजिक देख लेते हैं, इसकी कोई एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल भी देखते हैं कि म्यूजिक क्या चीज़ है। देखिएगा दोनों ही साउंड हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों साउंड के अंदर, म्यूजिक और नॉइस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो म्यूजिक होता है वो ऐसा साउंड होता है, ये ऐसी आवाज़ें होती हैं, सच साउंड्स दैट गिव प्लेजेंट इफेक्ट, किसको, टू आवर ईयर्स, जो हमारे कान को बहुत प्लेजेंट का मतलब होता है बहुत खुशगवार इफेक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो कहलाता है म्यूजिक, अच्छी आवाज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किस चीज़ की, जैसे गिटार है, तो गिटार की जो लाउडनेस होती है, गिटार की जो साउंड होता है, गिटार का साउंड, ठीक है, ऐसे ही पियानो का जो साउंड होता है, ठीक है, ऐसे ही फ्लूट, बांसुरी जो होती है, ठीक है, उसकी जो आवाज़ होती है, आवाज़ है ना वो साउंड, ये मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। अगर ये हमारे कान को अच्छा इफेक्ट दे रही हैं, प्लेजेंट इफेक्ट दे रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो हमें वॉइसेस आ रही हैं, साउंड्स आ रहे हैं, ये साउंड्स म्यूजिक है। ऑपोजिट इसके बिल्कुल, यानी म्यूजिक से हटके दूसरी चीज़ नॉइस भी मैंने कहा था, देखिएगा दोनों ही आवाज़ हैं, आवाज़ ही है, साउंड्स ही हैं दोनों। तो नॉइस क्या है, ऐसे साउंड्स, सच साउंड्स जो क्या करते हैं, दैट गिव अनप्लेजेंट, वो खुशगवार नहीं लगते हमें, अनप्लेजेंट और जेरिंग इफेक्ट, जेरिंग इफेक्ट्स किसको, टू आवर ईयर, हमारे कान कोई जो जिसकी आवाज़, जो आवाज़ हमें अच्छी नहीं लग रही,
ठीक है। जेरिंग इफेक्ट का मतलब जिस आवाज़ से हमारे कान में दर्द हो रही है हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ नॉइस। नॉइस एक्चुअली है क्या, इट इज इर्रेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय साउंड। असल में नॉइस क्या होती है, इर्रेगुलर एंड जो अहम सारी बात है सडन वाइब्रेशंस कर लें। क्या कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस बाय किससे, जो साउंड से। भाई रेगुलर मैनर के अंदर नहीं बन रही, वो फौरन अचानक ही एक आवाज आ जाती है, ठीक है, तो हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली नॉइस। जैसे किस चीज की, जैसे हॉर्न की आवाज होती है, हूटर्स की आवाज होती है, अलार्म की आवाज होती है, वो म्यूजिक तो नहीं ना हमें लग रही होती, ठीक है। हैमर की आवाज होती है, हैमरिंग जब हो रही होती है किसी चीज को थोड़ा मारा जा रहा होता है, ठीक है, तो उसकी आवाज क्या होती है, दैट इज, हम उसे क्या नाम देते हैं, वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइस। या हैवी व्हीकल्स गुजरे आपके पास से, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, उन हैवी व्हीकल का जो साउंड होता है, आवाज़ जो होती है, तो वो नाइस होती है ना, वो आवाज़ हमें खुशगवार तो नहीं ना लग रही होती, वो हमारे कान को, हमारे ईयर्स को प्लेजेंट इफेक्ट नहीं देती। क्लियर होगी बात बच्चों, ये तक शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूजिक एंड नॉइस। उसके बाद देखते हैं बेटा एक और हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि नॉइस पोल्यूशन क्या चीज़ है, कुछ डिफरेंट उसके फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ में एक न्यूमेरिकल, साथ में एक और हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हम एमसीक्यूज बेटा सारे सॉल्व कर चुके हुए हैं, जो एक्सरसाइज के थे, एक ही एमसीक्यूज रह गया, उससे रेलिवेंट हम एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आज करेंगे, और वो बड़ा आसान सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर औकात, मैं यही कहता हूँ, तो पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है, मेरे यही वर्ड्स आप हमेशा सुनेंगे कि अक्सर औकात आ जाएगा। लो जी बच्चों, क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन नॉइस पोल्यूशन, और साथ में हमने ये बताना है व्हाट इज सेफ लेवल ऑफ नॉइस, कि सेफ लेवल ऑफ नॉइस क्या है। पहली तो बात है कि नॉइस पोल्यूशन है क्या चीज़, ठीक है, इस नॉइस पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है, मेन सोर्स क्या है, ठीक है, इसी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसी नॉइस पोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है, फिर हम सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो जी आइए बच्चों, सबसे पहली बात कि नॉइस पोल्यूशन है क्या चीज़, मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स बना के बताऊंगा, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि नॉइस पोल्यूशन, नॉइस का मतलब जैसे हमने पढ़ा है एयर पोल्यूशन, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो चेंज आ जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंज आता है, एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड, सिंपली हम उसे क्या नाम देते हैं, एयर पोल्यूशन। ऐसे ही जो नॉइस पोल्यूशन है, दैट इज एक्चुअली अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज। हर बड़े शहरों का नॉइस पोल्यूशन क्या है, इट इज अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न फॉर किनके लिए, जितने भी बड़े बड़े क्या हैं शहर हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला नॉइस पोल्यूशन का ही है। फिर एक्चुअली नॉइस पोल्यूशन क्या है, इट इज एन अनडिजायरेबल साउंड, जो नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल, और एक चीज होती है डिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब है जो साउंड हमें नहीं चाहिए। तो नॉइस पोल्यूशन बेसिकली क्या है, इट इज एन अनडिजायरेबल साउंड है, अनडिजायरेबल साउंड है। वो क्या करता है, दैट अनडिजायरेबल साउंड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड डिफरेंट लिविंग स्पीशीज के लिए। ये अनडिजायरेबल साउंड जो हमें नहीं चाहिए, ये अनडिजायरेबल साउंड क्या है बेटा, दैट इज हार्मफुल। ये हार्मफुल है फॉर किसके लिए, ह्यूमंस की हेल्थ के लिए, एंड और किसके लिए अनडिजायरेबल है, डिफरेंट लिविंग स्पीशीज
स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। फिर से क्या बताया कि नॉइस इज बेसिकली अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न फॉर बिग सिटीज। इट इज़ एन अनडिजायरेबल साउंड, वो आवाज़ जो हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते ऐसी आवाज़ को, ठीक है। हार्मफुल है किस चीज़ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए एंड बहुत सारी लिविंग स्पीशीज के लिए। मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन है क्या? देखिएगा, मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन सिर्फ दो चीज़ें हैं। मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, आसान सी बात, मेन सोर्स यानी वो जगह जहाँ से ये नॉइस पोल्यूशन जनरेट होता है। जितनी भी हमारी क्या है, जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ें, इक्विपमेंट जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं, जितनी भी क्या चीज़ ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी 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 व्हीकल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ट्राले जो होते चलते हैं, ट्रैक्टर, वो भी हो सकता है, बड़ी बड़ी बसेस जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स जितनी भी हैं वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। फिर जितनी भी हमारी क्या है, हैवी मशीनरी है, भाई बड़ी बड़ी मशीनें बेटा, उनसे भी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ना। बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मशीनरी है ना। बड़ी आसान सी मैंने सिंपल सी एग्जांपल बताई, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है। अब फैक्ट्रीज के अंदर जाएंगे, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आपको मशीन्स मिलेंगी, ठीक है। उनका बहुत लाउडर नॉइस प्रोड्यूस, साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा होता है, बट दैट इज़ नॉट म्यूजिक, हम उसे म्यूजिक नहीं कहेंगे। वो क्या होता है, दैट इज़ एक्चुअली नाइस, वो ऊंची आवाज़ है जो हमारे कान को अच्छी नहीं लग रही होती। एग्जाम्पल में, ये तो मैंने मेन सोर्स बता दिया, हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जी कहाँ कहाँ से आवाज़ें जो आती हैं जो क्या क्रिएट कर रही हैं, जो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहली बात, नॉइस ऑफ मशीनरी जो कहाँ पर यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, वो नॉइस पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं। नॉइस ऑफ मशीनरी यूज्ड इन, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जो यूज़ हो रही होती है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी होती है, वहाँ पर जो मशीनरीज यूज़ हो रही होती है, उन मशीनरी से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है, नॉइस प्रोड्यूस। ऐसे ही लाउड व्हीकल्स के क्या चीज़, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न्स, हॉर्न की आवाज़ आती है ना, या हूटर्स लगे होते हैं उसकी आवाज़ जो होती है, ये सारी चीज़ कॉज ऑफ क्या चीज़ है, नॉइस पोल्यूशन। ऐसी ही किस चीज़ की, अक्सर आपने अलार्म्स, बड़े बड़े अलार्म्स, ठीक है, उनकी आवाज़ भी क्या चीज़ है, वो भी क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इसी नॉइस पोल्यूशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, देखिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स किस पर, हमारी ह्यूमन हेल्थ पर। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के अंदर, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखिए, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नॉइस पोल्यूशन के कहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ पर। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। टॉपिक सारा एक्चुअली थ्योरी है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा कि बस छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आपको समझा दूं कि है क्या चीज़ एक्चुअली। आपने फिर से बात बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ कि यूनिक नोट्स में से सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा नोट्स के अंदर से याद कीजिएगा, और यूनिक नोट्स के अंदर, इसलिए कि वहाँ पे हमने बड़ा प्रिसाइज करके और बहुत पॉइंट्स बना के, हेडिंग्स बना के लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। तो नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स बता रहा हूँ जो हमारी ह्यूमन हेल्थ पर होते हैं, ठीक है। उन नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर एक इफेक्ट है किस चीज़ का, हेयरिंग लॉस का। बहुत ऊंची आवाज़ थी, शदीद आवाज़ थी, लाउडर आवाज़ थी, कान का पर्दा वहाँ, देखिए हमारे ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है जो वाइब्रेट करता है, दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस साउंड। कान का पर्दा फट गया तो उससे भी। फिर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और कौन से, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी वो हाउसेस जो रोड्स के नियर हैं, ठीक है, वहाँ पर जब उन रोड्स पर हैवी व्हीकल गुजरती हैं, ठीक है,
या हॉर्न की आवाज़ आ रही होती, हूटर की आवाज़ हो रही होती, तो नींद ख़राब हो जाती है ना, ऐसी बात है ना। वो म्यूज़िक तो नहीं चल रहा होता या हमें आवाज़ अच्छी तो नहीं लग रही होती। लाइक ऐसे ही स्लीप डिस्टर्बेंस के अलावा हाइपर टेंशन, ये इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ ह्यूमन किस पर, ह्यूमन हेल्थ पर। फिर हाइपर टेंशन के अलावा एग्रेशन, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका एक इफेक्ट है। फिर एक और इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका है, किस चीज़ का, हाई स्ट्रेस लेवल। देखिएगा बेटा, हाई स्ट्रेस लेवल स्ट्रेस होता है किसी चीज़ के ऊपर, हम जो फोर्स लगाते हैं, तो वैसे ही बता रहा हूँ ना, फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर स्ट्रेस हम कहते हैं कि हम किसी भी यूनिट एरिया पर जितनी भी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो मेंटली बंदा इस नॉइस पोल्यूशन की वजह से मेंटली स्ट्रेस बंदे पे आ जाता है, ठीक है। और क्या चीज़, ये नॉइस पोल्यूशन की वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि नॉइस पोल्यूशन एक्चुअली कॉज है किस चीज़ का, इट इज़ आल्सो कॉज ऑफ क्या चीज़, एक्सीडेंट्स का। नॉइस पोल्यूशन की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं कि इट कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय क्या चीज़, बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन के साथ इंटरफेयर हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या चीज़, एक्सीडेंट हो गया, नॉइस शोर की आवाज़ की वजह से, ठीक है। या और क्या चीज़, और जो डिफरेंट क्या चीज़ लगे होते हैं, वार्निंग सिग्नल्स। इट इज़ द कॉज ऑफ एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल, कि कम्युनिकेशन और वार्निंग सिग्नल्स के साथ इंटरफेरेंस की वजह से एक्सीडेंट का कॉज भी बन सकती है क्या चीज़, नॉइस जो है वो एक्सीडेंट का कॉज बन सकती है। उसके बाद है जी बच्चों, इसी टॉपिक के अंदर सेफ लेवल ऑफ नॉइस क्या है। सेफ लेवल ऑफ नॉइस के अंदर कितना नॉइस का लेवल हमारे लिए सेफ है, या वो वर्ल्ड वाइड कितना एक्सेप्टेड है, सेफ लेवल ऑफ नॉइस। पेपर में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन इतना भी बन के आ जाता है कि सेफ लेवल ऑफ नॉइस क्या है, क्या उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड करता है। जी हाँ बिल्कुल, सेफ लेवल ऑफ नॉइस है ये डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स पर, 2 फैक्टर पर। इसके 2 फैक्टर्स हैं जिन पर ये सेफ लेवल ऑफ नॉइस जो है वो डिपेंड करता है। पहला वाला फैक्टर क्या है, लेवल। दी लेवल, जिस लेवल को हम क्या नाम देते हैं आसान से आपके लिए, वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़, नॉइस। भाई नॉइस शोर की लेवल कितना था, लेवल का मतलब आसान से बट उसकी कितनी आवाज़ थी, वॉल्यूम कहते हैं ना, वॉल्यूम ऊंचा कर दो, ठीक है, तो कितना ऊंचा वॉल्यूम था। दूसरा वाला फैक्टर क्या है, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस। पीरियड ऑफ एक्सपोजर, पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस, कितनी देर तक, पीरियड ऑफ एक्सपोजर का मतलब है कितनी देर तक वो आवाज़ सुनी जा रही थी। पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस, कितनी देर तक आवाज़ सुनी जा रही थी, कितनी ऊंची आवाज़ थी। ये 2 फैक्टर हैं जिन पर सेफ लेवल ऑफ नॉइस जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसे ही बेटा लेवल ऑफ जो नॉइस है जो रिकमेंडेड है, कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड लेवल इसका कितना है, रिकमेंडेड लेवल। पेपर में एमसीक्यूज में आ जाती है ये बात, पूछी जा सकती है। कितना रिकमेंडेड लेवल है, 85 से लेकर कितना, 90 डीबी। डीबी का मतलब कितना है, डेसिबल। भाई सेफ लेवल ऑफ रिकमेंडेड नॉइस कितना है, 85 से लेकर 90 डीबी तक। कितनी देर के लिए, ओवर 8 आवर्स वर्क डे, 8 आवर्स वर्क डे। दिन में 8 घंटे काम में कितना होना चाहिए, सिर्फ इतना, 85 से लेकर कितना तक, 90 डीबी तक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम इस नॉइस को, ये तो सेफ लेवल हो गया ना, ऐसे बेटा हम इस नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन कैसे रिड्यूस हो सकता है, दिस नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। कैसे रिड्यूस करेंगे हम, कि हम रिप्लेस कर दें क्या चीज, अगर हम
रिप्लेस कर दें कौन सी, वो हैवी मशीनरीज जिनसे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा था, या जो नॉइसी मशीनरीज थी, रिप्लेस कर दें क्या चीज़, नॉइसी मशीनरीज को किससे साथ रिप्लेस कर दें, यूजर फ्रेंडली मशीन्स के साथ। नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग क्या चीज, नॉइसी मशीनरी विद यूजर फ्रेंडली मशीनरीज, या वो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरीज होती हैं, या जो हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत कम इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरीज या यूजर फ्रेंडली मशीनरीज, या मशीनरीज नहीं तो कोई भी। देखिएगा मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, तो फिर इसका मतलब है हम रिप्लेस कर देंगे नॉइसी मशीनरी को यूजर फ्रेंडली मशीन्स के साथ, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीन्स के साथ, या किस चीज़ के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ, तो भी नॉइस पोल्यूशन क्या हो सकता है, यानी वो मशीन्स जो बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, तो हम उनको यूज़र फ्रेंडली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीन्स के साथ क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो फिर भी नॉइस पोल्यूशन क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स यूज़ कर लें, या हम क्या यूज़ कर लें, हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ कर लें, क्या चीज़, साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, ऐसी चीजें जो साउंड को रोकें, आवाज को हल्का कर दें, उससे भी नॉइस पोल्यूशन क्या हो जाता है, रिड्यूस। साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स यूज कर लें, या हम क्या कर लें, डिफरेंट हेयरिंग डिवाइसेस, जैसे पायलट्स होते हैं ना, तो वो जो जेट का इंजन होता है उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, तो वो डिफरेंट हेयरिंग डिवाइसेस, वो उन्होंने क्या माइक्रो हेडफोन्स यूज करते हैं, ऐसे हेडफोन यूज करते हैं जिससे वो जो जेट प्लेन होता है उसकी जो इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल बहुत हल्की होने सुनाई देती है, बहुत कम आवाज़ आ रही होती है। तो साउंड रिड्यूसिंग बैरियर, आसान सी एग्जांपल देखिए कि गाड़ी में सिलेंसर लगा होता है ना, सिलेंसर का पर्पस खाली ये नहीं होता कि इंजन की हीट को एग्जॉस्ट करता है, उसका पर्पस ये भी होता है कि इंजन का जो साउंड होता है उसको भी वो क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो हम साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स यूज़ कर लें, या डिफरेंट हेयरिंग डिवाइसेस यूज़ कर लें, तो इससे भी नॉइस पोल्यूशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आपने टॉपिक बनाना कैसे है, नॉइस पोल्यूशन है क्या चीज़, उसका मेन सोर्स क्या था, उसकी एग्जांपल क्या थी, उसके नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या थे, सेफ लेवल ऑफ नॉइस क्या था, उसी सेफ लेवल ऑफ नॉइस को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। एक साथ में और छोटा सा हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, टॉपिक से रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिएगा मैं बात कर रहा था साउंड की, हमने चैप्टर ही साउंड का स्टार्ट किया, इसमें एक बड़ी सिंपल सी आसान सी चीज ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है जो सुन सकते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या चीज है। देखिएगा ऑडिबल का मतलब है सुनी जा सकने वाली, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या चीज है जी। ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा आसान सा सिंपल सा, कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। देखिएगा बेटा ऑडिबल का मतलब है जो आवाज हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फिर क्या हो गई, वो वॉइस, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो ह्यूमन ईयर, हमारा कान बहुत आसानी से सुन सकता है, ठीक है। यानी ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड्स कितनी, जिनकी फ्रीक्वेंसी कहां से लेकर, फ्रॉम 20 हर्ट्ज। मैंने हर्ट्ज क्यों लिखा, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। ह्यूमन ईयर कैन साउंड हुज फ्रीक्वेंसी लाइज, कहां से लेकर, फ्रॉम 20 हर्ट्ज से लेकर टू कहां तक, 20,000 हर्ट्ज तक। इस 20,000 हर्ट्ज को अक्सर औकात उसने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज के अंदर ऐसे भी लिखा होता है 20K हर्ट्ज, किलो, किलो का मतलब है 10 पावर 3। तो साउंड्स, वो साउंड्स जिनको ह्यूमन ईयर हियर कर सकता है, अगर उसकी रेंज लाई करती है कहां तक, 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक उसकी रेंज है, 20,000 हर्ट्ज तक। इसमें अगर वो रेंज है तो हमारे कान उसको आसानी से सुन सकते हैं। यानी ह्यूमन ईयर कैन इजीली हियर
कौन सी रेंज? ये जो मैंने रेंज बताई है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की। इफ अगर ये रेंज लेस देन है, लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम है, एंड यहां क्या है बेटा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इससे कम या इससे ज्यादा है तो हम उसको नहीं सुन सकते। ह्यूमन ईयर कैन नॉट हर्ड, वो ऐसी आवाज नहीं सुन सकता इंसानी कान जो 20 हर्ट्ज से कम होगी या 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यही ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एज फैक्टर के साथ चेंज हो जाती है। एज फैक्टर के साथ इसको क्या इफेक्ट होता है, देखिएगा जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, यंगर यानी बच्चे होते हैं, यंगर से होते हैं, ठीक है, उनकी रेंज कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज तक वो आसानी से आवाज सुन सकते हैं। 20,000 तक, 20,000 से ऊपर तो सुन ही नहीं ना सकता, कोई भी इंसान नहीं सुन सकता। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है तो यानी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, ओल्डर पीपल, उनकी यही जो ऊपर वाली रेंज थी ना, ऊपर वाला लेवल था 20 हर्ट्ज वाला लेवल था, ये वाला लेवल ये कम हो जाता है। ओल्डर पीपल तकरीबन 15,000 हर्ट्ज तक आवाज सुन सकते हैं। अगर 15,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी तो ओल्डर पीपल वो आवाज नहीं सुन सकेंगे, यानी जिससे कान में दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है, वो आवाज नहीं सुनाई दी। एज फैक्टर के साथ इस तरह से ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज। इसी के साथ बेटा हमारे एक एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज था हमारा, एमसीक्यूज नंबर 6, देखिएगा बुक खोल लीजिए, शाबाश। एमसीक्यूज नंबर 6 में उसने गिवन किया हुआ है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, कहां से लेकर कहां तक है। पहली ऑप्शन दी है 10 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज, नहीं। दूसरी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तीसरी है 25 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज और 30 किलो हर्ट्ज। अभी मैंने रेंज बताई, इसका मतलब आपने सिर्फ रेंज याद रखनी, कहां से कहां तक सुनी जा सकती इतनी। तो ये आपकी बुक के एक्सरसाइज का भी एमसीक्यूज है, पेपर में अक्सर कहा था एमसीक्यूज में भी आ भी जाती, बात पूछी भी जाती, कितनी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के का वर्ड उसने लिखा होगा, के नहीं लिखा तो उसने 0 लगाए होंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो आवाज होती है उस आवाज को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं। क्लियर हो गया जी। ये था जी हमारी एक और छोटा शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हमने क्या कर लिया है, एक हमारा एमसीक्यूज था एक्सरसाइज का, एमसीक्यूज नंबर 6 भी हम कर चुके हैं। ये एमसीक्यूज मैं दोबारा बाद में भी कराऊंगा जब मेरा चैप्टर एंड हो जाएगा। हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह 2 टॉपिक्स करने के बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं सारे, वो नहीं हम करेंगे दोबारा से, हम सिर्फ एमसीक्यूज को और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन उनको दोबारा से रिव्यू करेंगे। एक और बच्चों इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ही आपकी बुक में ही इन्फॉर्मेशन गिवन है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ गिवन है वो भी आप देख लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। उस इन्फॉर्मेशन में वो इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा ऑन पेज नंबर 29 पर। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ये आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ, पेज नंबर 29 पर मेरा बेटा एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने ये बताया हुआ है कि जो साउंड डिस्प्लेस करता है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव व्हेन इंटरेक्ट विद, कि साउंड, ये मैं आसान सी वर्ड्स में लिख रहा हूँ, साउंड डिस्प्लेस ऑल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ वेव्स की। कब ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव की वो डिस्प्ले करता है, जब उसकी इंटरेक्शन होगी, व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद किसी भी मटेरियल के साथ या कोई भी बाउंड्रीज हैं उनके साथ, जब इसकी इंटरेक्शन होगी तो कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हैं जिसको वो क्या करता है, इट डिस्प्लेस। 4 प्रॉपर्टीज हैं, नाम याद होने चाहिए आपको।
देखिएगा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज सरफेस। इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी ऑफ वेव की वो क्या डिपेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन की। इसको डिस्प्ले करता है कि साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन हो जाती है। लाइक ऐसे ही साउंड वेव की क्या चीज, रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाना, यानी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे ही आपने एक और पढ़ी थी प्रॉपर्टीज वेव की, क्या चीज, डायफ्रैक्शन की। डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि साउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से बेंड कर देता है। लाइक आप एक रूम में, एक साथ वाले रूम में पर्सन, आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी, द रीजन इज दैट कि जब साउंड ट्रैवल कर रहा होता है तो कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से बेंड कर जाता है, बेंड करके आपको सुनाई देता है, इसलिए आपको दूसरे पर्सन की आवाज आ रही होती है लेकिन आपको उसकी पिक्चर नजर नहीं आ रही होती। एक और प्रॉपर्टी है किस चीज की, जो साउंड क्या करता है, एब्जॉर्प्शन की, कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है डिफरेंट सर्फेसिस से। कौन सी सर्फेसिस से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो रफ सर्फेसिस होंगी, खुरदरी सर्फेसिस जिनको कहते हैं, वो सर्फेसिस क्या करती हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जितनी भी प्लेन सर्फेसिस होती हैं उनसे साउंड की क्या हो जाती है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होती है। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जो साउंड क्या करता है, डिस्प्ले करता है व्हेनेवर उसकी इंटरेक्शन किसी भी मटेरियल के साथ या किसी भी किसके साथ होती है, बाउंड्रीज के साथ होती है। ठीक होगी बात बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ बताने का पर्पज मेरा यही था कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक के लेवल तक कौन कौन सी इसमें गिवन की हुई है, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, डायफ्रैक्शन की और एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज गिवन है। यहाँ पे बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं और जिस तरह से मैंने समझाई हैं आपने इसी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। फिर बता रहा हूँ यूनिक नोट्स में से चीज़ें तैयार करनी हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं चैप्टर के और कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स रह गई हैं। वो जब दोबारा से हम फिर हाजिर होंगे तो तब आपकी खिदमत में बेटा वो पेश करूंगा मैं कि किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स में बार बार बता चुके हो हमने किस तरीके से सॉल्व करने, और हमारे जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं वो भी बिल्कुल, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है। इंशाल्लाह उसको दोबारा से देखेंगे जब दोबारा हाजिर होंगे। जाते हुए फिर एक छोटी सी बात छोटी सी करूँगा क्योंकि ना ज़्यादा वक्त नहीं मैं आपका लूँगा। देखिएगा, हम साल में 30 दिन रोज़े रखते हैं, ऐसा ही है। तो साल के हमारे टोटल 360 दिन, या हम 364 लगा लें, जो मिलाकर हम जो लीप ईयर का मिला के 365 डेज बन जाए। अगर हम 360 डेज काउंट करें तो एक महीने के 30 दिन हो गए, 30 दिन हम रोज़ा रखते हैं, ऐसे ही है। तो बाकी जो 330 दिन बचते हैं, ठीक है, उन 330 दिनों में जितने भी इंसान ने गुनाह किए होते हैं, ठीक है, 30 दिन के रोज़े रखने से आखिरी जो 29वें दिन का रोज़ा होता है, फ़र्ज़ रोज़ों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उस पूरे साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है और इंसान को ऐसे दोबारा से कर देता है जैसे वो अभी पैदा हुआ हो। हज़रत अली ने फरमाया था, हज़रत अली का फरमाना कि जिस बंदे ने, देखिए फ़र्ज़ रोज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ रोज़े की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत, बहुत ज़्यादा अहमियत क्या है कि अगर किसी इंसान ने जानबूझकर एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ा, एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया, उसने जानबूझकर एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया, तो उसके उस रोज़े के बदले, अगर वो पूरे साल, क्योंकि उस रोज़े के बदले जितने भी रोज़े होंगे वो फ़र्ज़ नहीं होंगे, वो नफली रोज़े होंगे, जितने भी वो नफली रोज़े रखेगा, ठीक है, उसकी कज़ा में उनका सवाब और इस एक फ़र्ज़ रोज़े के छोड़े हुए सवाब बराबर नहीं हो सकते। तो एक फ़र्ज़ रोज़े की इतनी अहमियत है। देखिएगा, जब हज का महीना आता है तो हमारी जितनी भी इबादत चल रही होती है उसी रूटीन में चलती हैं, लेकिन जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला फ़र्ज़ इबादत को 70 गुना बढ़ा देता है, नफली इबादत को फ़र्ज़ के बराबर करार दे देता है। नफली इबादत फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है और फ़र्ज़ इबादत, यानी जो फ़र्ज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो 70 गुना क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब हम रात के वक्त रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं, ठीक है, तरावी पढ़ने से और दिन का रोज़ा रखने से जो सवाब हमें मिलता है, ठीक है, वो सवाब अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह ताला ने देना है हमें कितना, उसकी जज़ा कितनी है वो रब्बुल आलमीन ने ही देनी है। इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसके पूरा दिन भूखे रहने से मुराद उसके रोज़ा रखने से और उसने जो तरावी पढ़ी है, ठीक है, उसकी अल्लाह ताला ने उसको क़यामत वाले दिन क्या उसकी
जज़ा देनी है, ठीक है, क्या उसका अल्लाह ताला ने सिला देना है। तो हमें चाहिए कि हम पर जब रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो जितने भी 30 के 30 रोज़े हैं हम उन्हें जानबूझ के मत छोड़ें। बीमारी है तो बीमारी की हालत में छोड़ सकते हैं हम, छोड़ दे उसके बाद रखना पड़ता है वो रोज़ा। फ़र्ज़ रोज़ा कभी भी छोड़ने का किसी जगह पर भी कोई जिक्र नहीं है और ना ही हमें ये फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ना चाहिए। मैंने आपको हज़रत अली का फरमान बता दिया कि हज़रत अली ने फरमाया था कि अगर इंसान ने एक फ़र्ज़ रोज़ा भी छोड़ दिया तो पूरा साल अगर उसके बदले में नफली रोज़े भी रखता रहे तो उसका सवाब वो कभी भी नहीं पा सकता जो उसने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ा था। इंशाल्लाह बच्चों एक नए लेक्चर के साथ दोबारा से फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी सेफ़ रहिएगा और अपने अजीज़ों कारों को भी महफूज रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।